Now, today we'll discuss the architecture. Basically, architecture is what? Architecture is the internal structure of the particular processor. तो कोई भी प्रोसेसर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम उसके आर्किटेक्चर से देख पाते हैं. तो as you know that you have to discuss about 8086 architecture. तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ 16 बिट. तो 16 बिट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन. साइज और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है. और 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के चलते इसमें जो रजिस्टर सेट हैं वो भी आपके 16 बिट के हैं. यानी कि दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर कंटेनिंग 16 बिट रजिस्टर सेट. ठीक है ना. तो ईच एंड एवरी रजिस्टर्स इज ऑफ 16 बिट. तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स वी डिस्कस अंडर दिस 8086. ठीक है ना. तो 8086 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डायग्राम ऑफ द पर्टिकुलर आर्किटेक्चर. नाउ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं देयर इज टू पार्ट. बीच में एक आपका जो है डॉटेड लाइन जो है वो डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों पार्ट को. तो दैट टू पार्ट यानी देयर इज अ लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट कंटेन्स द एग्जीक्यूशन यूनिट, राइट पार्ट कंटेन्स द बस इंटरफेस यूनिट. नाउ वंस वी डिस्कस, एक बार जब हम लोग इस आर्किटेक्चर को समझेंगे तो इट इज वेरी मच इजी टू यू टू एनालाइज ऑल द रजिस्टर सेट अवेलेबल विद द पर्टिकुलर इंटेल 8086. जितने भी रजिस्टर आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर में है तो आप सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि जो रजिस्टर सेट है. तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट वी जस्ट मेंशन कि हाउ मेनी रजिस्टर सेट्स आर देयर, देन यू कैन इजीली अंडरस्टूड द पर्टिकुलर डायग्राम. तो आपका जो एट 8086 है रजिस्टर सेट, एट 8086 माइक्रो प्रोसेसर. तो देयर आर टोटल 14 रजिस्टर्स. है ना. तो 14 रजिस्टर्स में से सबसे पहला चार जो है वो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, दैट इज ए बी सी डी. यू कैन से द नेम ऑफ द रजिस्टर इज ABCD. तो हाउ इट इज ABCD? फर्स्ट वन इज द एक्यूमुलेटर रजिस्टर. एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसमें से कुछ रजिस्टर का स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि उसका पर्पस क्या है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का, because we already discussed the register of CPU register. Now we discuss a specific microprocessor 8086 and its register set. B is what? Base register. C is what? Counter register. And D is for data. जो मेमोरी बफर रजिस्टर हम लोग डिस्कस करते हैं तो D stands for data register because that memory buffer register is also termed as data register. So this is the first four general purpose register: accumulator, base, counter and data register, which is represented in this manner whenever we are writing the instructions for the 8086. So this X is the representation for 16 bit. तो अगर हम AX लिख रहे हैं तो AX is the representation for 16 bit register. Now this, हाँ बोलिए सर. थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए ना सर. हैं? थोड़ा धीरे धीरे सर पढ़ाइए ना सर. बहुत स्पीड हो जाता है सर आपका बीच में सर. थोड़ा समझ कम आने लगता है. ठीक है, समझ में आएगा. ठीक है, धीरे धीरे. ठीक. तो टोटल 14 रजिस्टर्स आर देयर. ठीक है. 14 रजिस्टर्स में पहला जो चार है वो ABCD हमने याद करने के लिए आपको बता दिया. ABCD दैट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर. ठीक है. तो अब यहाँ जो X रिप्रेजेंट कर रहा है
ये AX, BX, BX, CX और DX, ये आपका है एक्चुअली एक्यूमुलेटर रजिस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 बिट। यानी जब हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो दिस इज द 16 बिट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि नेमिंग कन्वेंशन जो यूज होगा ये 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ हाँ, अब ये जो आपका 4 रजिस्टर है ये हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर में बटा हुआ है, हाई ऑर्डर और लोड और लो ऑर्डर। अभी एक्चुअली हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर क्या है, ये हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर है 16 बिट रजिस्टर में 0 to 7, 0 to 7 बिट आपका लो ऑर्डर है और 8 to 15 हाई ऑर्डर है। तो हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर के बेसिस पर इसको AH और AL में फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 8-8 बिट। तो BH, BL, CH, CL, DH, DL, ठीक है। तो ये आप जैसे अगर हम इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, जैसे लिखे मूव AXA, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ 16 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज हो रहा है। अर्लियर वी राइट द इंस्ट्रक्शन इन दिस मैनर, ठीक है ना। अर्लियर हम लोग कैसे लिखे थे, मूव R1A, नाउ दिस R1 इज रिप्लेस्ड बाय दिस रजिस्टर AX। तो whenever we write, जब हम AXA लिखेंगे इसका मतलब है 16 बिट रजिस्टर यूज हो रहा है इस A को स्टोर करने के लिए। अभी R1 जब ले रहे थे तो कोई स्पेसिफिक साइज हम मेंशन नहीं कर रहे थे, ये R1 का साइज 8 बिट का भी हो सकता था, 16 बिट का भी हो सकता था, क्योंकि ये जिस माइक्रो प्रोसेसर को बेस्ड करके इस इंस्ट्रक्शन में R1 को हम चेंज करेंगे रजिस्टर का नाम, उस पर डिपेंड करेगा। नाउ इन 8086 यू यूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर AX और 16 बिट, एंड व्हेन यू यूज AH, यानी इसी को अगर ऐसा लिखें मूव ALA, इसका मतलब है कि लो ऑर्डर 8 बिट, हाई ऑर्डर जनरली जो है जब आपका इंक्रीमेंट करते हैं, जब आपका लो ऑर्डर काम नहीं करता है तो 8 बिट का अगर यूज करना होगा तो लो ऑर्डर ही यूज करते हैं, AH यूज, BH CH नहीं यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया 8 बिट का, ये भी 8 बिट का हो गया, ये भी 8 बिट का, यानी 8-8 बिट का लो और हाई ऑर्डर चेंज कर दिया गया। अब जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, वाई आई कंपेयर, बिकॉज यू ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है ना। बोलो जी। सर हाई और लो दोनों 8-8 बिट का ही है, तो दोनों में सर फर्क क्या हुआ सर? एक बिट से फर्क। 8 बिट का है ना, अब तुम बोलोगे कि 10 रुपया और 20 रुपया में अंतर क्या है, एक ही चीज तो है। हाई ऑर्डर यहाँ लो ऑर्डर 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 to 7, टोटल 16 बिट तो है ही, 16 बिट को ही ना 2 भाग में बांटा गया है। तो जैसे जैसे आप लो ऑर्डर से आगे बढ़ेंगे तो हाई ऑर्डर, तो हाई ऑर्डर भी 8 बिट का है, लो ऑर्डर भी 8 बिट का, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम ही है। लो ऑर्डर जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसका 1 बिट 0 to 7 जाता है, तो 7 से जब आगे बढ़ेंगे 7 बिट यानी 8 बिट के बाद जब 9 बिट पर जाएंगे तब हमारा जो है वो हाई ऑर्डर बिट ऑन होगा, ठीक है ना। बिट का साइज सेम है 8-8 बिट, लेकिन इसका रेंज जो है इससे ज्यादा है हाई ऑर्डर का, इसलिए जब आप 8 बिट पर ऑपरेशन करना होता है तो AL ही यूज करते हैं, AH यूज नहीं करते हैं। तो क्या AH का यूज तब करेंगे ना जब AL का आपका जो है ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, AL इज नॉट सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो जब AL सफिशिएंट नहीं होगा तभी AH का जरूरत होगा। तो जब 8 बिट का डेटा आपको रखना होगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पढ़े थे ना बिट एलोकेशन कैसे होता है ब्लॉक में, 8 बिट का डेटा रखना होगा तो AL, BL, CL, DL यही लो ऑर्डर ही यूज होगा, हाई ऑर्डर यूज नहीं होगा। तो ये प्रोविजन दिया गया आपको कि आप 8 बिट का भी डेटा लो ऑर्डर बिट रजिस्टर को यूज करके इंस्ट्रक्शन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका
नेक्स्ट जो है यहाँ पर दो इंडेक्स रजिस्टर है। इंडेक्स रजिस्टर है सोर्स इंडेक्स SI और डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब देखो यहाँ पर भी हम लोग ये दोनों काम कर रहे हैं। अभी जो हम कीबोर्ड से या पेन टैब से जो लिख रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ पर भी हमारा सोर्स इंडेक्स क्या है, डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या है। आप देखिए जब आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं तो वो मॉनिटर पर किसी एडिटर में आपका वो दिखाई देता है। तो मॉनिटर पर जहां दिखाई देगा वहां भी एक इंडेक्स रिप्रेजेंट होगा जहां से कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन शुरू होगा। तो एक कीबोर्ड से आप जो इंडेक्स यूज कर रहे हैं सोर्स इंडेक्स, वहां से डेटा आपका कहाँ जा रहा है, मॉनिटर पर। मॉनिटर पर जब जा रहा है तो वहां पर डेस्टिनेशन इंडेक्स आपका एक क्रिएट होगा। तो आप देखते हैं क्या ऐसा कभी लिखे हैं XYZ, तो XYZ जैसे आपने प्रेस किया है जिस लाइन में लिख रहे हैं वहीं पर XYZ डिस्प्ले होता है। ऐसा दिखता है क्या, X यहाँ दिखा या Y यहाँ दिखा और Z यहाँ दिखा। नो सर। इसका मतलब है कि जो करेक्टर हम लोग इनपुट ले रहे हैं वो करेक्टर भी एक इंडेक्स को जनरेट कर रहा होगा जहां डिस्प्ले हो रहा होगा। तो सोर्स इंडेक्स जिसका इस्तेमाल आप करेक्टर को इनपुट करने के लिए ले रहे हैं, और डेस्टिनेशन इंडेक्स वो इनपुटेड करेक्टर आपका डेस्टिनेशन पर भी एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा है। तो उसी क्रिएट, तो ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट पर है, तो सेम आपका जो वर्क करेगा ये आपका सोर्स पॉइंट पर है। तो यहाँ पर इंडेक्स, जिस इंडेक्स की को आप यूज करेंगे करेक्टर को लोकेट करने के लिए टाइप करेंगे, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आपका वो मॉनिटर पर भी दिखना चाहिए। तो ये हमारा सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स का जो है एलोकेशन होगा। तो सीक्वेंसिंग इसीलिए आपका जो है सेम लाइन और सेम सीक्वेंस या सेम ब्लॉक जहां पर लिख रहे हैं वहीं पर दिखता है, डिफरेंट लोकेशन पर नहीं दिखता आपका करेक्टर। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, देन दो पॉइंटर यूज होता है यहाँ, एक बेस पॉइंटर, बेस पॉइंटर रजिस्टर, सब में रजिस्टर लग जाएगा, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो बेस पॉइंटर BP और स्टैक पॉइंटर जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर SP। These are the short name of the particular register available in 8086. After that, यहाँ तक 8 हो गया। इसके बाद 4 तरह का, आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे क्यू बेसिक में तो वहां भी यूज होता है। यहाँ पर 4 तरह का सेगमेंट रजिस्टर यूज होता है। सबसे पहला कोड सेगमेंट जिसको CS से रिप्रेजेंट करते हैं, देन डेटा सेगमेंट, देन डेटा सेगमेंट जिसको DS से रिप्रेजेंट करते हैं, देन स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट जिसको SS से रिप्रेजेंट करते हैं, देन आफ्टर स्टैक सेगमेंट देयर इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब जो यहाँ पर अभी क्यू बेसिक में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आगे जब C प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां आप देख पाएंगे कि जो एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये चारों चीज आप एक प्रोग्राम को लिखने में ये चारों चीज का इस्तेमाल करते हैं। कोड सेगमेंट इज द प्लेस वेयर यू राइट द कोड, डेटा सेगमेंट इज द वेरिएबल और डेटा वट एवर वेरिएबल यू आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दैट डेटा। स्टैक सेगमेंट इज व्हाट, ये सारे के बारे में आपको उस PDF में लिखा गया है जो PDF शेयर किए थे। डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट आपका 1 by 1 जो आप अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम में सब रूटीन यूज करेंगे। प्रोग्राम में आपका जनरल प्रोग्राम लिखा जाएगा तो सब रूटीन एक से अधिक होगा, तो कौन सा सब रूटीन कब कॉल होगा ये आपका स्टैक सेगमेंट एलोकेट करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सटर्नल रिसोर्स का भी जरूरत है, जैसे C++, जावा, .NET, ये सारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल होता है। तो जो भी एक्सटर्नल फंक्शन यूज करना होता है उसका डिफिनीशन उस हेडर फाइल में होता है, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड्स दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर। देन देयर इज ए पर्टिकुलर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। अब यहां तक इतना रजिस्टर में कोई बताएंगे कि PCR कौन है?
पीसीआर हम लोग पढ़े थे रजिस्टर में, बताइए। सर नंबर 3 काउंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर 3। हाँ वो ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर उसको कहते हैं, लेकिन इस लिस्ट में कहीं पीसीआर तो नहीं दिख रहा है जी। अभी एक और बाकी है, उसका भी नाम होता है स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, ठीक है ना, जिसको आप एसएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। यस सर। यस, अर्पित बताइए, छोटू बताइए। सर स्टेटस फ्लैग रजिस्टर सर, जैसे जीरो, जैसे कोई भी वैल्यू मतलब। ठीक है, स्टेटस फ्लैग हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इसमें से कौन सा होगा, 14 रजिस्टर सर से 8 नंबर हैं? चला जा रहा है। सर वो 3 नंबर होगा काउंटर रजिस्टर। काउंटर रजिस्टर, अच्छा, यहाँ 14 रजिस्टर्स हमने पूरा नोट कर दिया, ठीक है। अब इस 14 रजिस्टर्स में से कहीं भी पीसीआर नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअली दिस वन इज द पीसीआर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। नेम यहाँ पर चेंज हो गया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है ना। यहाँ पर आईपी जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये आप नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि पीडीएफ जो शेयर किए थे वो पढ़े नहीं है। सर काउंटर रजिस्टर और पीसीआर दोनों सेम ही है ना सर? यस, नाम केवल बदल गया है, पीसीआर का काम ही इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करता है। 8086 में पीसीआर का नाम कर दिया गया इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, बट जो काम पीसीआर का वही काम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का यहाँ पर है। सर नंबर 3 फ्लैग रजिस्टर का जो काम है वही है। हाँ बोलिए। सर नंबर 3 जो लिखे हैं वो भी पीसीआर ही है ना? हाँ, नाम अब 8086 में नाम बदल गया, लेकिन अब अगर पूछा जाए कि 8086 में विच रजिस्टर इज वर्किंग like program counter register in 8086, so you just suggest this name. Instruction pointer is the register which is working as a program counter register in 8086 microprocessor. Clear? और ये स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जैसे कोई भी वैल्यू जैसे जी मतलब ट्रू रहता है तो 1 मतलब शो करता है, और हाँ बताएंगे, डिस्कस करेंगे। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर आपका 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। अगेन जैसे जैसे आपका हर रजिस्टर, जितना 14 रजिस्टर्स में ईच रजिस्टर इज ऑफ 16 बिट, हर रजिस्टर 16 बिट का है, यानी सोर्स इंडेक्स भी 16 बिट, डेस्टिनेशन भी 16 बिट, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और स्टेटस। तो स्टेटस फ्लैग भी आपका 16 बिट का है, तो 16 बिट में मतलब 16 ब्लॉक्स होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 16 ब्लॉक्स में से केवल 9 बिट्स यूटिलाइज हुआ है, ठीक है ना, 7 बिट्स इसका अनयूटिलाइज है, यानी कि 16 बिट में से 9 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, बाकी का 7 जो ब्लॉक है वो अनयूटिलाइज है, उसको क्रॉस से हम लोग नोटिफाई करते हैं। अब ये जो 9 आपका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है, इस स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में सेक्शन है, एक कंडीशनल, इसमें से कुछ रजिस्टर हम लोग पढ़े हैं, और एक आपका है कंट्रोल। दो तरह का रजिस्टर है फ्लैग। तो कंट्रोल में 3 तरह का आपका कंट्रोल है स्टेटस फ्लैग। कंट्रोल में क्या आएगा, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, है ना, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, और एक आपका ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग आप पढ़े हैं, बताएंगे अभी। यहाँ पर कुछ फ्लैग हम लोग कंडीशनल फ्लैग, यानी ये कंडीशनल फ्लैग क्यों है, एएलयू में कोई ऑपरेशन होता है, उस दौरान कोई भी कंडीशन के बेसिस पर चेंजिंग आएगा तो ये फ्लैग आपका ऑन होगा, लेकिन ये सब एक एक बिट का ही है, बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज रहेगा। जैसे ही कोई फ्लैग ऑन होगा तो 0 से वो 1 में बदल जाएगा। तो जो कंडीशनल फ्लैग में आप ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ठीक है ना, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ठीक है ना, और
और एक और होता है कैरी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक और फ्लैग होता है। बोलिए बोलिए। सर पैरिटी यस, पैरिटी पैरिटी तो लिखे दिए, पीएफ। सर साइन फ्लैग साइन फ्लैग भी लिख दिए, फ्लैग कैरी फ्लैग भी लिख दिए, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी लिख दिए, और एक छूट रहा है, बताइए और Yes, कौन sir. होगा? और यस, अनिकेत बताइए। सर एक होता है कंट्रोल फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग तो कैटेगराइज हो गया जी। कंट्रोल फ्लैग के अंदर तो इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ट्रैप सर फ्लैग हो बता गया। रहे ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो यस फ्लैग। यस, करेक्ट, गुड, वेरी गुड, ओवरफ्लो फ्लैग। यही लग रहा है इसका डाटा खत्म। खोलो तो थोड़ा, खोलो जल्दी। चलो, कैसे करेंगे? रुक रहा है। जो है ये लोग, तुम लोग दीदी वाला बंद कर देना। ठीक है, जवाब तो बहुत अच्छा दिए, बाद में इंटरप्ट कर दिए। यानी कंट्रोल फ्लैग भी आप यहाँ ट्रैप फ्लैग का भी काम कर रहे हैं, इंटरप्ट फ्लैग का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, सही है। ओवरफ्लो फ्लैग जब भी आपका ओवरफ्लो सिचुएशन अराइज होगा, यानी कि आपका जो, जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां ओवरफ्लो फ्लैग कब ऑन होता होगा? सुमित कुमार, आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें ओवरफ्लो फ्लैग कब ऑन होता होगा? बताओ अनिकेत, और बताने के बाद तुम म्यूट हो जाओगे। बताइए अंशु। सर जब जिस डेटा टाइप से ज्यादा उसके रेंज से ज्यादा डाटा करेक्ट को लेंगे तो करेक्ट, ओवरफ्लो करेगा सर। बिल्कुल सही। जब आप डेटा जो वेरिएबल ले रहे हैं प्रोग्राम में, उसके रेंज से बाहर कोई डेटा ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाता है। जैसे अगर हम इंटीजर कोई वेरिएबल लें, ठीक है ना, इंटीजर वेरिएबल, आप क्यू बेसिक में लिखे होंगे डीम ए एज इंटीजर, ठीक है। तो डीम ए एज इंटीजर लिख रहे हैं, तो इंटीजर का साइज कितना होता है? सुमित कुमार, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना क्यू बेसिक में? यस सर। बोलो का साइज। सर ये फ्लोट नंबर जो होता है ना, तो उसी में ओवरफ्लो फ्लैग आ जाता है। फ्लोट में ओवरफ्लो फ्लैग आ जाता है? सर ज्यादा बीट का होगा तो सर ओवर फ्लैग नहीं होगा, क्यों, इंटीजर में नहीं आएगा? इंटीजर में भी आएगा सर। हाँ, वही बात बता रहे हैं कि इंटीजर में मान लेते हो कि ए में तुम स्टोर कर लेते हो, और बताना चाह रहे हैं कोई? यस मिथिलेश, बताइए। सर हम पीछे वाला क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर, पीछे थोड़ा साइड स्लाइड कीजिए सर। वो नहीं लेना, इसको तो पहले यहाँ जो चीज। सर यहाँ पे जो ओवरफ्लो फ्लैग लिखे थे, हाँ, वो तो कैरी फ्लैग के अंतर्गत ना था, कैरी फ्लैग को ही तो ओवरफ्लो फ्लैग कहा जाता है। नहीं, इसमें ओवरफ्लो फ्लैग भी है, उसका मतलब बताएंगे। ओवरफ्लो फ्लैग और कैरी फ्लैग में डिफरेंस है, ठीक है ना। ओवरफ्लो फ्लैग और कैरी फ्लैग में डिफरेंस है। कैरी फ्लैग आपका जो है, जब भी आपका कैरी करने का जरूरत होगा तो कैरी फ्लैग ऑन होगा। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी होता है। ओवरफ्लो फ्लैग इज द सिचुएशन व्हेन मोर डेटा इज देयर। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर आई थिंक सर उसका रेंज सर इंटीजर का 2 पावर 15 होता है सर। हाँ, वो हम बताए हैं आपको, इसलिए पूछ रहे हैं। हम Yes, बताए sir. हैं आपको
कि इसका जनरलाइज फॉर्म जो होता है 2 का पावर n-1 टू 2 का पावर n-1 -1 होता है। यस तो अगर n का वैल्यू अगर आपका n का वैल्यू अगर मान लेते हैं इंटीजर का साइज 2 बाइट है तो इसका मतलब 16 बिट हुआ। तो n का वैल्यू अगर 16 है तो क्या हो जाएगा, -2 का पावर 15 टू 2 का पावर 15 -1 दैट इज इक्विवेलेंट टू -32768 टू 32767। अब मान लो कि a का वैल्यू तुम ले लोगे 521, तो ये तो रेंज से बाहर हो जाएगा ना, इंटीजर डिक्लेयर किए हैं। तो आप क्या इसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट ए को प्रिंट कराएंगे तो स्ट्रिंग, अगर आप ए आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग होगा तो इसको कोड के अंदर यानी कि स्ट्रिंग में डॉलर से रिप्रेजेंट करके $this1 और आपका जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू में ये आपका इस रेंज से बाहर हो गया ना, तो रेंज से बाहर हो जाएगा तब आपका ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा। ठीक है, डेटा टाइप में यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में जब रेंज से बाहर होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा। नाउ कम टू दिस डायग्राम हियर। फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए कि ये 2 सेक्शन है, इसमें 2 सेक्शन में लेफ्ट में एग्जीक्यूशन यूनिट है, राइट में बस इंटरफेस यूनिट है। अब आप यहाँ देखिए जनरल रजिस्टर्स में आपका जो है वो पहला 4 जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। अब ये 2 भाग में बटा हुआ है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर। लो ऑर्डर मतलब 0 to 7, हाई ऑर्डर मीन्स 8 to 15, टोटल हो गया 16। तो ये रिप्रेजेंट आपको अगर 16 बिट में करना होगा तो A के साथ X लगा देंगे, B के साथ X लगा देंगे, C के साथ X और D के साथ X लगा देंगे। जो अभी हम लोग यहाँ पर देखे, जो चीज हम लोग यहाँ देखे AX, BX, CX और DX। और हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर 8 बिट के लिए यहाँ पर AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो जनरल पर्पस स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स आपका जो है ये सब 16 बिट का है, यानी टोटल ऑल रजिस्टर्स इज ऑफ 16 बिट। बट फर्स्ट 4 रजिस्टर के केस में देयर इज ए प्रोविजन टू मेंटेन द डेटा अंडर हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर ऑफ 8 बिट, यानी 8 बिट ऑफ ईच। नाउ हम लोग ALU की बार बार बात करते हैं, यानी ALU में ऑपरेशन होता है। लेकिन ALU यहाँ देख रहे होंगे, ALU के ठीक पहले एक आपका टेम्पोररी रजिस्टर्स है। तो जब हम लोग ALU का डायग्राम बनाते थे, डिस्कस करते थे, तो वहां देखते थे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर को मेंशन करते थे और ALU को मेंशन करते थे। ALU में जो भी डेटा जाता था उसके लिए पहले एक टेम्पोररी रजिस्टर होता है, ठीक है ना। तो टेम्पोररी रजिस्टर में यानी कि अगर हमको लिखना है A+B, तो A+B में एक्यूमुलेटर में तो A गया, B पहले कहाँ जाएगा, इस टेम्पोररी रजिस्टर में। और चूंकि एडिशन करना है तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, एडर सेक्शन में। तो एडर या ALU के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाने से पहले आपका टेम्पोररी रजिस्टर यूज होता है, जहां पर कोई भी ऑपरेंड जाकर एलोकेट पहले होता है, फिर वहां से वो फर्दर लोकेशन में जाता है। तो यहाँ पर भी एक टेम्पोररी रजिस्टर्स है जो आपका इनिशियल डेटा यानी कि सेकंड ऑपरेंड को स्टोर करता है, और फिर यहाँ से आपका डेटा ALU सेक्शन में जाता है। ALU सेक्शन में वेरियस ऑपरेशंस आपका जो है परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सर्किट्स डिजाइन किए हुए हैं, और सर्किटरी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होता है। अब यहाँ देखेंगे फ्लैग इससे जुड़ा हुआ है, ALU से फ्लैग्स जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली स्टेटस फ्लैग्स है, यानी कि ALU में कोई भी कंडीशनल अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आपका कोई भी फ्लैग ऑन हो सकता है। तो कंडीशन बेस्ड भी ऑन हो सकता है और कंट्रोल बेस्ड भी ऑन हो सकता है। तो फ्लैग आपका सारे फ्लैग रजिस्टर यहाँ पर आपका अवेलेबल है। देन यू जस्ट सी हियर
यहाँ पर एक EU कंट्रोल सिस्टम है। डेटा बस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ALU डेटा बस, जिसके थ्रू आपका डेटा बस के थ्रू ये डेटा आपका जो मूव करता है ALU में, जो हम लोग बात कर रहे हैं। पहले A गया आपका B गया टेम्पोररी रजिस्टर में, फिर यहाँ परफॉर्म हुआ ऑपरेशन, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये आपका डेटा बस के थ्रू फिर से उसी चैनल में गया जनरल पर्पस रजिस्टर में। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा चलते रहता है और हम भी यही काम रियल लाइफ में भी यही काम करते हैं। तो EU कंट्रोल सिस्टम, this particular section, execution unit control system, let's see here, execution unit control system। तो ये एग्जीक्यूशन यूनिट कंट्रोल सिस्टम में कब कौन सा एग्जीक्यूशन, हम लोग बताए थे कि कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, डिसीजन मेकिंग डिकोडिंग का काम करता है। तो कब कौन सा ऑपरेशन में कौन सा डेटा, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपका ALU में जाना है नहीं जाना है, ये तय आपका ये EU कंट्रोल सिस्टम करता है। नाउ इसके ठीक राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि बस इंटरफेस यूनिट होता है। बस इंटरफेस यूनिट बेसिकली क्या करता है, ये वेरियस सेगमेंट से आपका डेटा को रिट्रीव करता है। अब यहाँ जो सेगमेंट रजिस्टर हम लोग बात किए, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और एक IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो PCR का काम करता है। तो यहाँ से हमारा डेटा स्टैक सेगमेंट या कोड जो है, ये यहाँ से चैनल से हमारा डेटा जो है वो कहाँ जाता है, वो पर्टिकुलर आपका जो है मूव करता है, आपका जो है डेटा बस के थ्रू ये मूव करते हुए बस कंट्रोल लॉजिक से इंस्ट्रक्शन क्यू, 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू है, एक साथ 6 इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन किया जा सकता है। तो ये पाइपलाइनिंग जॉब आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के थ्रू होता है 1 by 1, और एक एक करके आपका जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल सिस्टम को जाता है। कंट्रोल सिस्टम वहां डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद आपका जो है स्पेसिफिक रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सा रजिस्टर में आपका जो है डेटा रहेगा, पार्शियल रिजल्ट रहेगा, कौन सा डेटा आपका जो है टेम्पोररी रजिस्टर में जाकर ALU सेक्शन में जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है प्रोसेस। तो अब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट में है, जो डायग्राम में हम लोग देखे, सबसे पहला क्या है कि पूरा डायग्राम आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट एग्जीक्यूशन यूनिट है, दूसरा आपका बस इंटरफेस यूनिट है। क्योंकि एग्जीक्यूशन तभी होगा जब प्रॉपर्ली आपका जो है सेगमेंट बाय सेगमेंट इंस्ट्रक्शन इस कंट्रोल सिस्टम को मिलेगा। तो जो फंक्शनल डायग्राम है 8086 का, उसमें एग्जीक्यूशन यूनिट क्या कवर कर रहा है, तो ALU पार्ट आपका एग्जीक्यूशन यूनिट में है, और 8 बिट का 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर है। यानी 8 जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसमें पहला 4 जो है डायग्राम में, ये पहला 4 आपका जो है 2 भाग में बटा हुआ है, और लास्ट का 4, यानी टोटल 8 जनरल पर्पस रजिस्टर है। हमने पहले भी बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर, कुछ माइक्रो प्रोसेसर चूंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर लुक्स सिमिलर इन वर्किंग नेचर को देखिएगा, तो जनरल पर्पस रजिस्टर इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट और पार्शियल रिजल्ट। तो 8086 में आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर को जनरल पर्पस रजिस्टर में ही रख दिया गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन यूनिट में आपका कौन कौन सा आ गया, 8 जनरल पर्पस रजिस्टर, 16 बिट का एक फ्लैग रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। यानी ये सेगमेंट टोटल 14 रजिस्टर में से 8 रजिस्टर आपका एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है। उस 8 रजिस्टर में से आपका जो पहला 4 है वो 8-8 बिट का भी हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर में बटा है, ABCD, एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा। और नेक्स्ट जो 4 है उसमें से 2 पॉइंटर रजिस्टर है और 2 इंडेक्स रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर एंड 2 इंडेक्स रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। आफ्टर दैट देयर इज ए फ्लैग रजिस्टर, आप ALU के ठीक नीचे देख रहे होंगे, देयर इज ए फ्लैग रजिस्टर। ALU भी उसी का पार्ट है, एग्जीक्यूशन यूनिट का ही पार्ट है ALU। तो फ्लैग रजिस्टर यहाँ पर 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर टोटल 9 फ्लैग्स आर देयर। अभी हम लोग डिस्कस किए 8086 में केवल 9 फ्लैग है, 6 कंडीशनल फ्लैग और 3 कंट्रोल फ्लैग। अब कंडीशनल और कंट्रोल फ्लैग क्या है, कंडीशनल फ्लैग आपका ऑन होगा जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन अराइज होगा ALU में, लाइक रिजल्ट 0 आ गया या कोई रिजल्ट निगेटिव आ गया तो आपको उसको माइनस से प्रीसीड करना होगा। 0 आ गया तो 0 आपको यूज करना होगा एज ए 0 वैल्यू।
तो कंडीशनल फ्लैग आर द फ्लैग विच इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन अराइजेज इनसाइड द ALU। ALU के अंदर जो कंडीशन अराइज होगा उसके बेसिस पर आपका ये फ्लैग ऑन होगा। एंड व्हाट अबाउट द कंट्रोल फ्लैग? कंट्रोल फ्लैग आर द फ्लैग्स which is on the to interrupt the general procedure of the control, यानी कि प्रोसेसर के जॉब को जो कंट्रोल कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट रिसोर्स के लिए अगर वेटिंग स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? जनरल एग्जीक्यूशन प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया गया ना। आपका प्रोसेस वेटिंग स्टेट में गया, दूसरा प्रोसेस को आप एलोकेट करते हैं सिस्टम में, तो जो दूसरा प्रोसेस एलोकेट हुआ वो कब होगा? जब पहला प्रोसेस आपका इंटरप्टेड होगा, एक इंटरप्ट सब रूटीन जनरेट होगा और वो तब तक रहेगा जब तक कि आपका जिस इनपुट आउटपुट के लिए वो वेट करा। प्रोसेस स्टेट में पढ़े होंगे, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में आप देखे होंगे कि जब कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है, क्यों जाता है? इनपुट आउटपुट वेट करता है उसके लिए। और कब वो वेटिंग स्टेट से बाहर जाता है? जब आपका इनपुट आउटपुट इवेंट क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। तो कंट्रोल फ्लैग क्या है? वो प्रोसेस को इंटरप्ट करेगा। नाउ देयर इज ए ट्रैप फ्लैग। ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाई हो गई होगी आपकी, मेन मेमोरी। एनीवन? यस सुमित बताइए, मेन मेमोरी हो गई पढ़ाई? नहीं सर। नहीं हुई। तो मेन मेमोरी जब आप पढ़ेंगे तो वहां हम एक बार पहले भी बताए हैं कि वहां पर आपको इसका कॉन्सेप्ट है मेन मेमोरी मैनेजमेंट में, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में क्या है कि जब भी कोई CPU एड्रेस जनरेट करता है तो वो एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस। LA स्टैंड्स फॉर लॉजिकल एड्रेस एंड PA स्टैंड्स फॉर फिजिकल एड्रेस। तो CPU एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जो है लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट हुआ वो उसके बेसिस पर फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाए। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ ये चेक होता है लिमिट रजिस्टर से। जैसे अभी हम लोग कैसे बताया, डेटा टाइप का एक लिमिट होता है, तो एक लिमिट रजिस्टर से आपका चेक होता है लॉजिकल एड्रेस। अब इसमें दो बात हो सकता है, यस या नो। यानी लॉजिकल एड्रेस इज लेस देन लिमिट रजिस्टर, जो लिमिट कैपेसिटी है उससे कम है अगर यस, देन आपका क्या होगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी। और गाड़ी आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस है वो बेस रजिस्टर, या इसको आप बोल सकते हैं रीलोकेशन रजिस्टर। बेस रजिस्टर या रीलोकेशन रजिस्टर का जो भी कंटेंट होगा उसके ऐड होगा उसमें, किसमें? लॉजिकल एड्रेस में। एंड देन यू विल गेट अ फिजिकल एड्रेस एंड देन आफ्टर योर प्रोसेस एलोकेट इनसाइड द फिजिकल मेमोरी। ठीक है। अब अगर नो हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा? एड्रेसिंग एरर। एड्रेसिंग एरर दैट मींस ट्रैप फ्लैग। TF मतलब ट्रैप फ्लैग ऑन। जैसे ही कोई एरर, यानी कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? कैपेसिटी से ज्यादा है, तो फिजिकल एड्रेस क्रिएट नहीं हो पा रहा। जब तक फिजिकल एड्रेस क्रिएट नहीं होगा तब तक फिजिकल मेमोरी यानी मेन मेमोरी में एलोकेट होने के लिए फिजिकल एड्रेस होने जरूरी है। तो इस केस में आपका जो है एड्रेसिंग, जैसे अगर कोई सपोज करो सेगमेंट नंबर वाइज अगर हम देखें और यहाँ पर लिमिट दे दें हर सेगमेंट का, लिमिट रजिस्टर और बेस रजिस्टर। ठीक है। तो सेगमेंट सपोज करो नंबर ऑफ सेगमेंट है 0 1 2 3। सेगमेंट 0 के लिए हमारा लिमिट रजिस्टर जो है कैपेसिटी आपका है 112 है, बेस रजिस्टर 200 है, 2 के लिए आपका 10 है, डिफरेंट है, और यहाँ पर आपका 1300 है इसका बेस रजिस्टर। तो अगर दो ही को देखा जाए तो अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई यहाँ लॉजिकल एड्रेस क्रिएट हुआ, ठीक है ना, लॉजिकल एड्रेस फॉर सेगमेंट नंबर 0 इज 150, तो क्या इसका फिजिकल एड्रेस बनेगा?
नहीं बनेगा, सिंस 150 इज ग्रेटर देन लिमिट रजिस्टर ऑफ सेगमेंट नंबर 0, therefore addressing error generated. Addressing error generated means trap flag is TF is on. इनिशियली TF क्या होगा, एक बिट का इंफॉर्मेशन रख रहा है ट्रैप फ्लैग, इसमें 0 होगा, लेकिन जैसे ही इस तरह का प्रॉब्लम आएगा ये ट्रैप फ्लैग इज रिप्लेस्ड बाय 1. दैट मींस एड्रेसिंग एरर इज जनरेटेड. तो एड्रेसिंग एरर इज जनरेटेड. बट अगर इसी में हम सेगमेंट नंबर 1 को देखें, अगर कि लॉजिकल एड्रेस फॉर सेगमेंट नंबर 1 इज सपोज सी हियर, यहाँ पर आपका लिमिट रजिस्टर इसका 10 है और लॉजिकल एड्रेस इसका अगर 5 बन गया सपोज, देन फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू व्हाट, सिंस LA is less than limit register of segment number 1. Therefore, according to diagram map, physical address is equal to what? Physical address is equal to logical address plus base register. So logical address is what? Here you have logical address. लॉजिकल एड्रेस तो यहीं पर है 5 प्लस बेस रजिस्टर फॉर दिस सेगमेंट नंबर 1 इज 1300. तो 1300, तो योर फिजिकल एड्रेस इज 1305. तो यहाँ पर कोई ट्रैप नहीं हुआ, लेकिन इस केस में ट्रैप हो गया. इस केस में ट्रैप हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि जो लॉजिकल एड्रेस है वो लिमिट रजिस्टर से ज्यादा था. बोलिए सर, थोड़ा एक बार और बता दीजिएगा सर, थोड़ा जल्दी में आप थोड़ा सा ऊपर भी बता दीजिए तो काम चल ध्यान कहीं होगा तो तुम जल्दी में, सब धीरे धीरे ही बता रहे हैं जी, जल्दी कुछ नहीं है, फिर बता रहे हैं. देखो चलो सुमित तुम समझे हो, बताओ ये डायग्राम को पहले बताओ. जिससे सर एड्रेसिंग, अंशु क्या बोल रहे हैं, बोलिए. यही सर क्वेश्चन को बता सकते हैं सर, जैसे जनरेट हुआ लॉजिकल. ठीक है, तुम ही बताओ. सर यहाँ जैसे है कोई भी प्रोसेस का सर फिजिकल एड्रेस तब जनरेट होगा जब हमारा प्रोसेस का सर लॉजिक एड्रेस जो है ना लिमिट रजिस्टर से कम होगा. तो जब कम होगा सर उसका फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा. यदि लॉजिक लिमिट रजिस्टर से लॉजिक, एक मिनट तुमको रोक रहे हैं. यही चीज हम लोग डेटा टाइप के लिए भी करते हैं. यहाँ पर क्या है, एरर क्रिएट होता है ना जब रेंज से बाहर हम कोई डेटा ले लेते हैं. जब रेंज से बाहर लेते हैं तो एरर आता है. यहाँ भी रेंज लिमिट से ज्यादा अगर कोई आपका कैपेसिटी जो है लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो गया इनसाइड द सिस्टम, तो वहां पर एरर आने का संभावना है. एरर आने का संभावना क्या, एरर ही होगा. ठीक है, और बताइए. सर एरर आएगा तो सर एड्रेसिंग एरर जनरेट होगा तो ट्रैप फ्लैग सर 0 बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो वो ऑन हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट. अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर के अंदर में है, तो उस केस में आगे गाड़ी बढ़ेगी. यस होगा तो क्या होगा, प्लस यहाँ साइन दिख रहा है, प्लस है, प्लस क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस में क्या जुड़ेगा, बेस रजिस्टर से. बेस रजिस्टर का जो कंटेंट है वो लॉजिकल एड्रेस में जुड़कर आपका फिजिकल एड्रेस करेगा. और एक बार जब फिजिकल एड्रेस बन गया तो फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम पर आपका प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा. यस सर. और जैसे ही प्रोसेस एलोकेट होगा उसके बाद कहाँ जाएगा, आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन का पार्ट हो जाएगा वो. यस सर. तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस सेगमेंट 0 के लिए लिया गया था 150, लेकिन इसका लिमिट रजिस्टर है 112. यस सर. एड्रेस से 112 से ये ज्यादा हो गया ना. यस सर, एरर जनरेट करेगा. हाँ, तो ये यस नहीं हुआ, नो हो गया. ये कम होना चाहिए, लॉजिकल एड्रेस लिमिट से कम होना चाहिए.
मान लेते हैं कि आपके क्लास में 50 चेयर्स है, तो आप मैक्सिमम 50 ही ना एलोकेट कर पाएंगे वहां। यस अब सर। अगर यहाँ 50 चेयर्स है और वहां पर कोई आ गया 52 स्टूडेंट अगर आ गया एक साथ, तो आप ये 50 में 52 को तो नहीं एलोकेट करेंगे। अब तो यहाँ सर। मैनुअली क्या है कि 2 को बोलेंगे कि तुम कल कर देना क्लास, ठीक है, और 50 को बैठा कर क्लास करा लेंगे। लेकिन इनसाइड सिस्टम ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो फिक्स कर दिए रेंज, उसी रेंज में आपका डेटा या तो उस रेंज से कम हो या उस रेंज के बराबर हो, ठीक है ना। तो कम को ही लेके चलते हैं, बराबर को लेके नहीं चलते हैं। कम अगर होगा तभी हमारा एलोकेशन होगा डेटा का, अदरवाइज एलोकेशन नहीं हो होगा। पाएगा, ठीक है। यस सर। या पढ़ेंगे आगे जब मेन मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना एज ए कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वहां पर फिर से ये सीपीयू और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट। नेक्स्ट जो है बस इंटरफेस यूनिट में कौन कौन सा सेगमेंट है, तो बस इंटरफेस यूनिट में आपका एडर सेक्शन है, एडर फॉर एड्रेस कैलकुलेशन, और 4 16-बिट सेगमेंट रजिस्टर CS, DS, SS और ES आपका जो है तीनों, ये चारों हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और 16-बिट का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी है, जो आपका एक तरह से प्रोग्राम काउंटर का काम करता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू है, मतलब कि ये एक ऐसा क्यू है जिसमें 6 इंस्ट्रक्शन, एक एक बाइट का 6 इंस्ट्रक्शन आपका जो है एलोकेट हो सकता है एट ए टाइम। तो ये भी जॉब को पाइपलाइन करने के लिए आपका जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप अगेन PDF को एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट